हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने पॉलिटिकल राजनीति क्या होती है उसके बारे में बात की, राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में बात की। अब इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं ना, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। ठीक है कि अब राजनीतिक सिद्धांत को हम व्यवहार में कैसे उतारेंगे। तो पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, या राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। कैन लेट अस बिगिन विथ आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वलिटी इन डिफरेंट प्लेसेस। इसको समझने से पहले बात समझिएगा। जैसे होता क्या कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे, राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। इस पुस्तक में जब आप ये पूरी बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत के एक पहलू की बात किया, जैसे समानता की बात किया, स्वतंत्रता की बात किया, नागरिकता की बात किया, न्याय की बात किया। लेकिन जो होता क्या है ना कि जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, सपोज दैट आप मान लीजिए मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ की या साइंस में किसी भी टॉपिक की, या किसी भी मतलब कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई थ्योरम होगा, तो एक ही उसके मतलब परिभाषा होगी, एक ही डिफिनीशन होगी। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, इसमें समानता की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग डिफिनीशन है। क्यों? क्योंकि जो हमारे थिंकर्स रहे हैं, उनके टाइम की क्या इक्वलिटी रही है, उनके टाइम की क्या जस्टिस रहे हैं, वो उस हिसाब से अपने सिद्धांत को लिखे हैं। इसलिए चाहे आप इक्वलिटी की बात कर लें, चाहे आप जस्टिस की बात कर लें, चाहे फ्रीडम की बात कर ले, तो उनके टाइम जो चीजें चली हैं उसको उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। तो यहाँ पे एक समानता की बात कर ले, चाहे सिद्धांत स्वतंत्रता की बात करें, सबके अलग अलग बहुत सी डिफिनीशन आपको देखने को मिलेंगी। तो होता क्या है, जब ये हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारी बात आती है कि राजनीतिक जो विचार होते हैं ना, कह रहा है अर्थ और महत्व के बारे में अध्ययन किया जाएगा इसमें। और दूसरी बात कि इसमें जो समानता या स्वतंत्रता की जो अलग अलग परिभाषाएं हैं, उसको हम उसका निचोड़ निकालेंगे, मतलब कंक्लूजन कि लास्ट में क्या ऐसा हम मतलब इसको समझे हैं, क्या ऐसा उतार के लाए हैं वहां से कि जो आपके लिए एकदम सुटेबल हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विथ आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वलिटी इन डिफरेंट प्लेस। अलग अलग जगहों पे आप जो इक्वलिटी को लेकर अपना एक्सपीरियंस होता है, आपको अनुभव होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, Kara, you may have noticed that people often jump to queue in shop or doctor waiting rooms or government offices. आप बहुत सी चीजें देखे होंगे, जब आप कहीं भी कतार, क्यू का मतलब होता है कतार यानी लाइन, जैसे आप कतार में खड़े हो, तो जब आप कतार में खड़े होते हैं तो होता क्या है कि आप नोटिस करते हैं कि कुछ लोग लाइन तोड़ के आगे आ जाते हैं, और कोई उसी टाइम मान लीजिए वहां का सिक्योरिटी गार्ड होगा या पुलिस होगा, कोई भी लगा होगा, तो कहेगा नहीं नहीं पीछे चलो पीछे चलो, सब लाइन से आओ। तब तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। समटाइम्स दो हु डू सो आर टोल्ड टू गेट बैक इन अ लाइन एंड वी फील ग्लैड। तब आपको अच्छा लगता होगा, चलिए यहाँ एकदम काम जो है सिस्टम से चल रहा है, और जिसका नंबर आ रहा है उसी को जाना है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स दे गेट अहेड एंड वी फील चीटेड। और लेकिन कुछ समय मतलब कुछ जगह ऐसा होता है कि आप देखते हो कि मतलब कोई आता है, जबरदस्ती घुस जाता है और पहले ही काम वो अपना करा के चला जाता है। तब तो आपको ऐसा लगता है कि ठगा सा महसूस होता है, लगता है कि हम तो अब मतलब सही नहीं है। फिर आपके अंदर क्रोध आता है कि अरे ये गलत है, ये न्याय नहीं, ये जस्टिस नहीं, ये समानता की बात नहीं है, सबको लाइन में होना चाहिए। तमाम विचार उत्पन्न होते हैं ना। कह रहा वी रिसेंट दिस बिकॉज वी ऑल वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच वी आर पेइंग। जानते, कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ भी आप पे करते हो, अगर मान लीजिए आप भी नंबर लगाते हो डॉक्टर के यहाँ, तो आप भी फीस 300 रुपए देते हो, और जो बिना लाइन के आके घुस जाते हैं वो भी फीस 300 ही पेमेंट करते हैं। तो आपको इरिटेशन होती है, गुस्सा लगती है कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों हुआ। तो आप फिर वहां जस्टिस की बात करते हो, वहां इक्वेलिटी की बात करते हो। हर कोई चाहता है कि चाहे गुड्स हो सर्विस हो, जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं, हम जिसके लिए मतलब पैसा चुका रहे हैं, वो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी उसमें सबको हो। कैसी अपॉर्चुनिटी हो? इक्वल हो। क्यों? क्योंकि अगर हम 300 रुपए दे के हम पहले खड़े हैं तो हमारा पहले आना चाहिए, जो बाद में आ रहे हैं उनको बाद में आना चाहिए, क्योंकि वो भी पेमेंट उतने कर रहे हैं, उतना पेमेंट मैं भी कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है?
इतनी बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन आगे देखिए क्या है, सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड द इक्वलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जो आप इक्वलिटी का मतलब समझते हैं ना, समानता का अर्थ क्या है कि सभी के लिए समान अवसर की बात करता है। कह रहा एट द सेम टाइम्स इफ देर आर सेपरेट काउंटर्स फॉर ओल्ड एंड डिसेबल्ड वी अंडरस्टैंड द सच स्पेशल ट्रीटमेंट में बी जस्टिफाई। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्याय उचित है। क्यों न्याय उचित है? क्योंकि मैंने पीछे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था, पिछली वीडियो में कहा था कि अगर एक व्यक्ति अपाहिज है जिसके एक पैर ना हो, अगर उसको दो पैर वाले व्यक्ति के साथ दौड़ने को कहा जाए, क्या वो कंपटीशन कर पाएगा? क्या वो रेस जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो इनको अगर स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा आपके बराबर अगर खड़ा किया जा रहा है तो वो इक्वेलिटी है। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी वो डिसेबल्ड है, मतलब उस योग्य नहीं है कि वो आपका कंपटीशन कर सकें, तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट आपको जस्टिफाई लगता है कि हाँ ये न्यायोचित है। बात समझ में आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझे तो फिर इसके बाद कह रहा बट बी आल्सो नोटिस एवरी डे that many poor people cannot go to shop or to be doctor because they have no money to pay for goods and services। लेकिन हम प्रतिदिन जो है यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सा के पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही? इफ वी आर सेंसिटिव we feel that it is not a fair that in a society some members cannot even have their basic needs satisfied। तो इनमें से जो होता है ना कि इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर तो होते हैं, तो आप जो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए लेबर है, सपोज दैट लेबर है, अगर वो ईंट बनाता है तो हमको उसको देख के, समाज को देख के थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि ये फील अंदर आ जाती कि ये देखिए अपनी बेसिक नीड को भी पूरा करने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। बात समझिएगा कि जैसे कुछ मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं या ईंट पाथते हैं, अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि ये अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी हो रही हैं। तब हम इस अनुभव से गुजरते कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरतनी जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार न हो। तो कहने का मतलब है कि अगर इक्वेलिटी रहती, मान लीजिए आप हैं, आप महीने का 10,000 रुपए कमा रहे हैं और कोई महीने का 1,00,000 रुपए कमा रहा है और आपकी बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही है, ये बेसिक नीड इनकी पूरी हो रही है, ये पूरे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या ये इक्वेलिटी है? क्या यहाँ पे इक्वेलिटी है? नहीं है। तो कम से कम इक्वेलिटी समझने के लिए ये होगा कि देखिए अब यही बात आती स्पेशल ट्रीटमेंट। जो आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो स्पेशल ट्रीटमेंट किसको मिलनी चाहिए? जिसकी बेसिक नीड भी ना पूरी हो पा रही हो, उसके लिए जो है स्पेशल ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो जस्टिफाई होगा। यही हमारी इक्वेलिटी है। क्योंकि जो पत्थर तोड़ने वाला होगा, ईंट पाथने वाला व्यक्ति होगा, वो अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए उतनी मेहनत कर रहा है और आप 1,00,000 रुपए महीने शौक से कमा रहे हो और अपनी शौक पूरी करने के लिए आप उस पैसे का यूज कर रहे हो। तो इक्वेलिटी अगर आपके मतलब उसको बेसिक नीड के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़े तो क्या उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट जरूरी है कि नहीं जरूरी है ना? तो इसीलिए ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, इसको व्यवहार में कैसे उतारेंगे? जब आपको बेसिक नीड के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े और दूसरे व्यक्ति को अपनी शौक पूरा करने के लिए पैसे भरपूर हो, तो उसको हम क्या करेंगे? बेसिक नीड वाले व्यक्ति को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और जब स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, विशेष अधिकार देंगे उनके, तो वो थोड़ा सा अपनी नीड्स को पूरी करके वो भी बाहर आएंगे और आपके साथ समाज में खड़े होने को उनको भी अधिकार मिलेगा। यही इक्वेलिटी है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी चीज को यहां पे हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब इसके हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं।
एक बात और कह रहा कि देखिए, एक एग्जांपल्स और देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, सपोज दैट, मान लीजिए कोई बच्चा होगा, बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत से बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जा पाते होंगे। क्यों नहीं जा पाते होंगे? हो सकता है कि उनको पेट भर भोजन ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, या तो भोजन के जुगाड़ में जॉब कर रहे हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि देखेंगे आप, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, चाय की दुकानों पे काम करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या उनको पढ़ने के लिए नहीं, मतलब उनके लिए पढ़ाई आवश्यक नहीं है? उनके लिए भी बस है क्या, उनको जो है, उनको अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ा। उनको पेट भर भोजन नहीं मिलेगा तो क्या आप पढ़ाई कर पाओगे? बताइए। आपको अगर खाने को ना मिले और आपको कह दिया जाए पढ़ने को, तो पढ़ पाओगे? आपकी पहली प्रायोरिटी तो भोजन ही होगी ना। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आपका दिमाग काम करेगा पढ़ने के लिए। बोलिए। तो उन्हें अपने, देखिए, स्कूल नहीं जा पाते, इसके पीछे क्या है कि वो अपने पेट भरने के लिए भोजन करते हैं। बहुत सी लड़कियों को आप देखेंगे स्कूल जाने से इसलिए रोक दिया जाता है कि माँ बाप काम पर जाते हैं अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, अपने बच्चों के पेट भर भोजन के लिए। अगर माँ बाप काम पे जाते तो क्या कहते हैं, अगर बहन घर में होती, कोई छोटा भाई होता, तो कहती है कि उसका देखभाल करना, आज तू स्कूल मत जाना। ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो क्या ये इक्वलिटी को जस्टिफाई कर रहा है? एक लोग है शौक में, मान लीजिए घूम रहे हैं, स्कूल जा रहा है, और एक को मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने पेट भर भोजन के लिए, तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान है? क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कहीं बातें की गई है? तो देखिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके संविधान में क्या बोला गया है? आपके संविधान में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार, आपका संविधान प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार एक औपचारिक रूप है। ठीक है, औपचारिक बनकर रह गया। क्यों? क्योंकि देखिए, संविधान में बहुत कुछ व्यवस्थाएं हैं, मतलब आपको फ्री एजुकेशन की बात की गई है, मतलब प्राथमिक जो शिक्षा है पाने का अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन उस प्राथमिक शिक्षा को आप तभी नहीं लेने जाएंगे जब आपका पेट भरा होगा, भोजन आपको मिलेगा। क्या भोजन अगर नहीं मिलेगा, आपका पेट खाली रहेगा, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा। आप ही अभी घर बैठते हो, भूख लग जाएगी, किताब लेके बैठे रहोगे, मम्मी को चिल्लाओ, मम्मी खाना चाहिए, तो मम्मी बना के लाके दे देती है। और जिसके घर पेट भर भोजन न हो, माँ बाप ड्यूटी करे, वो बच्चे कैसे जाएंगे? ये बात तो सोचने वाली है ना। क्या ये इक्वलिटी क्यों दर्शाता है? तो इसीलिए देखिए, गवर्नमेंट ने अगर बात कर ले इक्वलिटी को, तो इक्वल लाने का गवर्नमेंट बिल्कुल प्रयास करती है। जैसे मिड डे मील, आपको याद हो तो आप भी स्कूलों में, अगर सरकारी स्कूलों में जाते हैं, मिड डे मील वाली व्यवस्था है? बोलिए। दोपहर का भोजन वहां दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि सारे बच्चे मतलब भोजन आके करें, इसलिए दिया जाता है कि मिड डे मील की वजह से जो बच्चे भूखे रह जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, भूख की वजह से काम करने लगते हैं, उनको मिड डे मील के तहत अगर भोजन मिलेगा तो खाना भी उनको मिल जाएगा, पौष्टिक आहार मिल जाएगा, वो अपना पढ़ाई भी कर लेंगे। पहला कारण यही है मिड डे मील चलाने का, कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, उनको स्कूल में अगर भोजन दिया जाएगा तो भोजन भी कर लेंगे और साथ में पढ़ाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपकी इक्वालिटी के लाने के लिए क्या किया कि अगर वो पढ़ेंगे तो जो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो उनके लिए सरकार ने एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया कि सरकारी स्कूल ने क्या किया, मिड डे मील की व्यवस्था कर दी, और उससे क्या कि गरीब बच्चे भी जाके शिक्षा ले सकेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वो भी धीरे धीरे समाज में क्या होंगे, आपके इक्वालिटी में आ जाएंगे, समानता की वो भी फिर बात करने लगेंगे। बात समझ में आ रही? तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट है इक्वालिटी के लिए। तो इस प्रकार हमारे समानता का को अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। इसके हमने इसके उस अर्थ की शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग, बाकी लोगों के लिए भी किया है। तो कहने का बस ये मतलब है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श जो कर रहे हैं हम लोग इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी समझाने का मतलब यह है कि इसने कहा ना, राजनीतिक सिद्धांत को जीवन में उतारने की बात किया, मतलब व्यवहार में कैसे उतारेंगे? तो आपको अगर इसको उतारना है तो जो गरीब लोग हैं,
अगर उनको इक्वलिटी चाहिए, उनको समान लाना है, उनको समाज में खड़ा करना है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए। या तो कुछ ऐसा उपयोग किया जाए कि जिससे वो भी पढ़ सके, औरों की तरह वो भी स्कूल जा सके और लोगों की तरह तर्क वितर्क कर सके। तो यही हमें मतलब बताता राजनीतिक सिद्धांत कि मतलब हम किस तरीके से अपने जीवन में समानता को उतारेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे। जैसे क्या था कि आप लाइन में जा रहे थे, कतार में खड़े थे, कोई आके बीच में घुस गया और आपसे पहले टिकट लेके चला गया या तो आपसे पहले डॉक्टर को दिखा लिया। तो क्या ये न्यायोचित है? नहीं। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत आप पढ़ेंगे, लोगों को समझेंगे, उस दौर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या इक्वलिटी होनी चाहिए, फिर आप उस पर तर्क वितर्क करेंगे। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत आपको पढ़ाया जाता है कि आप चीजों को समझें, आपके पास नॉलेज आएगा तभी उसको आप आगे बढ़ाएंगे। बात क्लियर हो गई? तो ये बातें केवल थी आपकी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, इसको जीवन में कैसे उतारना। अब जो हम बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ना क्या है, तो देखिए यही कह रहा है यहाँ पे, राजनीतिक सिद्धांत को जीवन उतारने कह रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफी जटिल हैं, सबके लिए अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग लाइन में मतलब खड़े होके चाहते हैं, लाइन वाला मतलब इक्वलिटी चाहते हैं, कुछ भोजन के लिए चाहते हैं कि नहीं। एक गरीब के लिए, एक जिसका पेट नहीं भर रहा, उसके लिए क्या है, समानता कैसे मिलेगी? जब उसको पेट भर भोजन मिलेगा, वो स्कूल जाएगा तो और जब पढ़े लिखेगा तभी तो समानता आएगी। कुछ लोग होंगे जो लाइन में कतार में खड़े होंगे, तो इनके लिए समानता वहां कैसी है कि मतलब अगर मतलब हर कोई 300 रुपए पेमेंट किए डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो सब लाइन से है, वहां समानता उनको दिखेगी। तो यही कहने का मतलब समानता के बारे में हमारे विचार काफी जटिल है। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। कह रहा जब हम किसी क्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाए। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप अक्षमता होगा, या क्षमता नहीं हो, अक्षमता होगा, डिसेबिलिटी होता है, तो डिसेबिलिटी वी वांट टू स्पेशल प्रोविजंस मेड। अगर हमारे मतलब हम किसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाना, तो हमारे लिए इक्वलिटी हो हुई। लेकिन जब हम बुनियादी जरूरत से भी पूरी नहीं कर पाते हैं, बुनियादी जो जरूरत होती है उसको भी अगर आप पूरी नहीं कर पाते, बेसिक नीड्स, कह रहा व्हेन वी कैन नॉट इवन एफोर्ड बेसिक नीड्स टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट इनफ। अगर हम अपनी जो है बेसिक नीड को ना पूरी कर पाए तो क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काफी होगा? नहीं होगा। तो कह रहा कि हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपाय से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की जरूरत है। मतलब कह रहा है कि हर, देखिए आपको अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वहां इक्वलिटी कैसे आएगी? आप अगर जो पेमेंट डॉक्टर को कर रहे हो उसकी फीस ना, तो वहां पे इक्वलिटी आपको कैसे चाहिए कि लाइन में सब लोग एक एक करके बारी बारी से आए। ऐसा नहीं कि जो बाद में आ रहा है वो पहले जाके दिखा ले, नहीं। और जो रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार में इक्वलिटी कैसे आएगी? मतलब चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, मतलब कहने का मतलब है उसके जेंडर यानी सेक्स के आधार पे आप डिसाइड नहीं करेंगे कि इनको सैलरी कम दो, इनको ज्यादा दो। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी? वेतन में रियायत नहीं करेंगे, किसी में मतलब बहुत अच्छा आप वेतन दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, ये चीजें आपको अंदर नहीं आनी चाहिए। रोजगार, अगर आप गवर्नमेंट रोजगार निकाल ली तो वहां इक्वलिटी क्या होगी कि हर व्यक्ति उसको उसका फॉर्म फिल कर सके जो उसके योग्य है, तब तो इक्वलिटी आएगी। तो इसके लिए एक एजेंसी लानी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको जॉब चाहिए, मान लीजिए आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, ध्यान दीजिएगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको बनना है तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हर व्यक्ति बन सके जो उसकी क्राइटेरिया में आता हो। मतलब मान लीजिए उसमें मतलब आपको कोई जॉब आ गई, बैचलर डिग्री पे आ गई, तो जितने लोग बैचलर किए हुए हैं तो सब उसके लिए एलिजिबल हो। कुछ उसकी एज लिमिट होगी, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो कहने का मतलब ये नहीं, इसमें ऐसा भेदभाव ना हो कि केवल मतलब जो
मतलब हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, वही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो विकलांग वो नहीं भर सकते। नहीं, उसके लिए आप स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, मतलब वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होगा, रिजर्वेशन दीजिए और वो आके खड़े हो आपके साथ और वो भी जॉब पाए। तो कहने का मतलब है कि सीधी सी बात, एक एजेंसी बनाई जाए हर चीज के लिए और वो ये तय करेगी कि इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए कि हर किसी को पूरी इक्वलिटी का लाभ मिल सके, और ये निष्पक्षता की बात करेगा। मतलब उसमें घोटाला, जो फ्रॉड जो आजकल एग्जाम्स में चल रहे हैं आप लोग देख रहे हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता होगी तभी आपको समानता मिल पाएगी, और निष्पक्षता नहीं होगी तो समानता संभव नहीं है। तो यही था, इसको जीवन में कैसे उतारेंगे, उसके लिए एजेंसी वगैरह नियुक्त करें, सबको मतलब पहले जितनी लोगों की बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने की कोशिश करें। जब कोई डिसेबल है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा ला के खड़ा करें लोगों के साथ, तब तो इक्वलिटी आएगी ना। तो ठीक है, तो इक्वलिटी को जीवन में ऐसे ही हम उतार सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, वाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। कह रहा है कि सबसे पहली बात तो देखिए, हमारे जो राजनीतिक होते हैं ना, राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांत की भी अध्ययन की जरूरत है? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों चाहिए? कह रहा है बी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरीज। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट है ना, तो वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो अब इसको बीजेपी की गवर्नमेंट को लेके सबके अपने अलग अलग विचार हैं। कांग्रेस के थे तो उसको लेके लोगों के अलग अलग विचार थे। तो कह रहा है हमारे राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज, हो सकते हैं, बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की जरूरत है? कह रहा इज इट नॉट मोर suited फॉर पॉलिटिशियन हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स। मतलब क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है? मतलब जो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, राजनीति, या तो जो राजनीति करने वाले राजनेता होते हैं जैसे पॉलिटिशियन जो होते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, कह रहा आर फॉर दोज हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी, जो हमें मतलब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं वो टीचर्स, कह रहा आर फॉर लॉयर्स एंड जजेज हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। या फिर उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि जो मतलब अधिवक्ता है, वकील हैं या जज हैं, इन कार्यकर्ताओं। और फिर कह रहा है कि आर फॉर एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट हु एक्सपोज एक्सप्लॉयटेशन एंड डिमांड अ न्यू राइट्स। या फिर उनके लिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं, या पत्रकारों को पढ़ना चाहिए, जर्नलिस्ट की बात किया, जो या तो फिर उनको जो नए अधिकारों की मांग करते हैं, किसके लिए ज्यादा जरूरी है? बात को समझिएगा। पॉलिटिशियन को पढ़ाया जाए राजनीतिक सिद्धांत कि ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाया जाए, क्योंकि पॉलिटिशियन जो होते हैं राजनेता और राजनीति करते हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। कि मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पढ़ाया जाए, जो नौकरशाह लोग हैं, या तो वकील या जज, या मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और कानून की व्याख्या करने वाले जो वकील जज हैं उनको पढ़ना जरूरी है। या जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का मतलब समझ रहे हैं, जो पत्रकार हों उनको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। कह रहा हु एक्सपोज एक्सप्लॉयटेशन, या फिर उनके लिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं, या तो फिर जो डिमांड न्यू राइट्स, जो नए नए अधिकारों की मांग करते हैं। कह रहा व्हाट डू बी गेन बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी। बताइए, हमें आजादी या संविधान का अर्थ जानने में क्या मिलेगा? ये आपसे सवाल है। कह रहा फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलिवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे समूहों के लिए प्रासंगिक है। कह रहा है कि एज हाई स्कूल स्टूडेंट बी मे चूज वन ऑफ द अबव प्रोफेशन इन फ्यूचर एंड सो इनडायरेक्टली इट इज रिलेवेंट फॉर अस इवन नाउ। मतलब कहने का मतलब ये जो चीजें है ना, इनको पढ़ाने से अच्छा देखिए आप स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि यही स्टूडेंट्स जो है आगे चल के
पॉलिटिशियन बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स में जाएंगे और लॉयर्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाएंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे, जज बनेंगे, सारी चीजें नए नए मतलब अपने जो राइट्स होंगे उनकी डिमांड करेंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल थ्योरी किसी वर्ग को पढ़ाया जाए, सबको पढ़ना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आप सही गलत का डिसीजन लेने योग्य हो जाएंगे, राजनीति से जुड़ी बातों को आप समझने लगेंगे, आप तर्क वितर्क करने के अंदर आपकी क्षमता आ जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात, क्या आप लोग मैथ्स पढ़ते हो? सब हर घर में देखिए, एक चीज सुनिएगा सिंपल सी, आप ट्यूशन पढ़ते हो, आप कोचिंग पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, लोग कहते क्या है कि मैथ अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, साइंस अच्छी होनी चाहिए, कहते हैं ना। एसएसटी क्या टीचर कहता है, अरे ठीक है 10 तक पढ़ लो, 11 12 में पढ़ लो, बहुत इसका इशू नहीं, डिमांड है मैथ। तो क्या सारे मैथ पढ़ के मैथमेटिशियन बन जाते हैं क्या? क्या साइंस पढ़ के सब कोई साइंटिस्ट बन जाते हैं क्या? बताइए, बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। तो इसका मतलब उनको मैथ ना पढ़ाई जाए? पढ़ाने से क्या है कि सामान्य जीवन में भी गणित का उपयोग है। कम से कम अगर आप गणित पढ़े रहेंगे तो आपको अर्थमेटिक का यूज आप हर जगह करते हो। आप सामान खरीदने जाते हो तो वहां भी रुपया पैसा जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो। मतलब 2 पेन लिया 3 रुपए की तो कितना हुआ, तो मल्टीप्लाई करके बताते हो 6 रुपए। तो ऐसा नहीं है, जब राजनीतिक सिद्धांत आप पढ़ेंगे ना, तो जब आपको पढ़ाया रहेगा तो आप चीजों के सोचने के, तर्क वितर्क करने की आपकी क्षमता में इंप्रूवमेंट आती है, वो बढ़ता है। कह रहा है ना यहाँ पे देखिए, डू बी नॉट लर्न मैथमेटिक्स ऑल दो नॉट ऑल ऑफ अस बिकम मैथमेटिशियन और इंजीनियर्स। क्या हम गणित नहीं पढ़ते जबकि हम में से सभी गणित या गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसलिए नहीं कि उनकी बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्य उपयोग की है? तो कहने का बस इतना मतलब है कि अगर आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो बातें करने की क्षमता होगी वो डेवलप होगी। तो राजनीतिक सिद्धांत सबको पढ़ना जरूरी है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे जज हो, चाहे लॉयर्स हो। तो उससे अच्छा है कि आप स्कूल लेवल से ही शुरू कर दें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने, क्योंकि उससे हम तर्क वितर्क इसलिए कर लेंगे कि जो इसमें थिंकर्स हैं, बात समझिएगा, जो इसमें थिंकर्स अपने टाइम की इक्वालिटी की बात किए, अपने टाइम के फ्रीडम की बात किए, तब हम उस चीज को पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग में घूमेगा। देखिए उस टाइम इक्वालिटी को लेके इतना मतलब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, इतना वो अपने अधिकारों की कैसे मांग कर रहे थे, वो चीज हमें समझ में आएगी, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाएंगे। हम अलग अलग टाइम पीरियड के अगर सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसका एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाल के लाएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। उससे हम एक नए बात को लेके बाहर आएंगे, जिससे हम डिबेट करके लोगों के सामने रखेंगे, सही क्या है गलत क्या, उस पर बहस कर सकेंगे। ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता? राजनीतिक सिद्धांत सिखाता, और पढ़ना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए, तो यही कहा यहाँ पे कि हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि हम अगर मतलब किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे तो आप भी नहीं करोगे, किसी न किसी पार्टी का हर कोई समर्थन करता है, वो अलग बात है। पब्लिकली आप कहते हो हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वोट नहीं करते हो, आप करते हो, बिल्कुल करते हो। किसी न किसी को वोट तो देते हो, किसी ने पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट तो करते हो ना। तो फिर वो अलग बात है कि आप समाज को दिखाने के लिए कि मतलब इससे लोगों के अंदर भेदभाव ना फैले, तो हम कहते हैं कि हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। भाई साहब, समर्थक नहीं होते तो आप वोट करने नहीं जाते। आपको अपने अधिकारों की चिंता होती है, तो आपको ये लगता है कि जो गवर्नमेंट आपकी अच्छी है ना, जिसकी नीतियां अच्छी हैं, उसी को सत्ता में लाया जाए, तो आप उस पार्टी का सपोर्ट तो करोगे ना, जब उसको मतलब सत्ता में आप लाओगे तो वही बात है कि हम पार्टी का सपोर्टर होते हैं, उस पार्टी का जो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, जिनकी मतलब मैनिफेस्टो में जो हमारे लिए हित की बात करेगा, हमें लगेगा कि ये हमारे देश के लिए अच्छा है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो कह रहा, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी जरूरत है? बिल्कुल है। क्या राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए, या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए, या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है? सबके लिए उपयुक्त है।
कह रहा बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत, संविधान और कानून की व्याख्या करने वाले वकील, जज या इन कार्यकर्ताओं या पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते नए अधिकारों की मांग करते हैं। कह रहा हमें आजादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पैसों नहीं होगा, पेशों या पेशों होगा, ये एरर आ गया है टाइप करने में। पेशों पेशा, प्रोफेशन की बात करें, पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं और इसलिए परोक्ष रूप से यह अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते जबकि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होगा? तो कहने का मतलब आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं देखना चाहिए कि इसका भविष्य में क्या लाभ है, क्योंकि सब आईएएस अधिकारी नहीं बन जाते, सारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास नॉलेज रहेगा तो हम अपने अधिकारों को समझ पाएंगे। अगर सिद्धांत हम पढ़े रहेंगे तो समानता को समझेंगे, तो लोगों में भेदभाव कम होगा। बात समझ में आए? इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। चलिए, अब कह रहा पॉलिटिकल थ्योरी जो होती इनकरेज अस टू एग्जामिन आवर आइडियाज एंड फीलिंग अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है बस यही करता है कि हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। कि मतलब राजनीतिक चीजें होंगी, जैसे मान लीजिए अभी 2024 का चुनाव आ रहा है आपके सामने, 2024 का चुनाव आ रहा है, और जैसे ही जनवरी शुरू हो जाएगी देखिएगा राजनीति का माहौल एक बन जाएगा। फरवरी मार्च में अलग ही रहेगा। हम तर्क वितर्क करेंगे उसी राजनीतिक मतलब पार्टियों को लेके। हम उसके जितने 5 साल के मतलब 5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने किया है उसका हम अध्ययन करने लगेंगे। हम कहेंगे नहीं ये पार्टी सही थी, ये पार्टी ने गलत किया, ये इनके लिए काम किया, वो उनके लिए काम किया। डिबेट शुरू हो जाती है, अपने आइडियाज और फीलिंग अपने आप निकल के आने लगते हैं। जैसे चुनाव आता है ना, तो ऐसे ही अपने अपने विचार सबके पार्टियों को लेके आने शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है हमारी? तो कह रहे जस्ट बाय लुकिंग एट देम मोर केयरफुली वी बिकम मॉडरेट इन आवर आइडियाज एंड फीलिंग। कह रहा थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं। क्यों मॉडरेट हो जाते हैं? क्यों मॉडरेट होते हैं? कारण यह है कि जब आप राजनीतिक सिद्धांत जानेंगे, आप समानता जानेंगे, आप फ्रीडम जानेंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये जो वर्तमान में पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, जितनी भी लोकल पार्टियां हैं, तो जब बीजेपी और कांग्रेस की बात होती है ना, तो ये इसमें हम ये एनालिसिस कर पाते हैं कि क्या इनके इनके कार्यकाल में आपको फ्रीडम अच्छी थी? क्या इनके कार्यकाल में इक्वेलिटी की बात की गई? क्या इनके कार्यकाल में रोजगार की बात की गई? क्या इनके कार्यकाल में जस्टिस की बात की गई? बोलिए। तो हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार हो जाते हैं। तो जब राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको फ्रीडम अगर पता है कि फ्रीडम होती क्या है, इक्वेलिटी होती क्या है, जस्टिस होती क्या है, तब हम अपनी भावनाओं और विचारों में उदार होंगे। तब हम उसको बड़ा सतर्कता से देखने लगेंगे। अच्छा 5 साल ये गवर्नमेंट रही है, इसका क्या काम, इन्होंने क्या किया? कहीं इनके कार्यकाल में दंगा तो नहीं भड़का? लोगों से कहीं उनके राइट्स तो नहीं छीने गए? इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। बात समझ में आ रही है? फिर कह रहा है कि अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। जब देखिए अभी आप जनरल से न्यूज चैनल्स को, बहुत से न्यूज चैनल आप देखते होंगे कि हर चैनल पे डिबेट होता रहता है। एंकर्स जो होते हैं वो कभी कभी मतलब न्यूज चैनल अपना चलाते हैं तो अलग अलग मतलब लोगों को बुला के 5 लोगों को 10 लोगों को बैठा के डिबेट करते हैं और पब्लिक उनसे सवाल पूछती है। आप छात्र के रूप में क्या पूछेंगे कि आपने मेरे लिए एजुकेशन पे काम किया, क्या शिक्षा पे मेरे लिए काम किया है? हमें जो भारत की जीडीपी है उसमें कितना परसेंट हमें मिला है? मतलब हमें कितना उसका लाभ मिला है? हमारे एजुकेशन पे आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो? हमारे लिए क्या एजुकेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी लाए हो? तो आप अपने एजुकेशन की बात करेंगे। आप छात्र हैं तो आपके अंदर जोश है, आप अपने देश की बात करेंगे। आप अपने अधिकारों को समझेंगे। एक समझ आएगी कहां से? जब हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। कह रहा हमारी अपनी राय होती तो है कि
क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है, क्या अनुचित, पर यह हम नहीं जानते कि वह तर्कसंगत है या नहीं। हमारी अपनी राय होती है। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिशियन हो, बीजेपी को लेके अलग राय होगी, कांग्रेस को लेके अलग राय होगी, अदर पार्टियों को लेके अलग राय होगी। सबके अपने अपने राय होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सबके अपने अपने विचार होंगे। वो अलग मैटर है कि ये उचित है कि अनुचित है, क्योंकि सबके देखिए, हर व्यक्ति हर किसी को खुश नहीं कर सकता, हर पार्टी हर किसी को खुश नहीं कर सकती। कुछ पार्टियां होंगी, लेकिन ये है कि खुश नहीं कर सकते तो निराश भी मत करिए। कम से कम पूरे समाज को एक सामंजस्य, एक तालमेल बना के लेके चलिए, वही अच्छा है। ठीक है, तो हम अपने विचार देंगे, वो अनुचित है उचित हो वो तो बाद में डिसाइड होगा कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें। लेकिन जैसे कोई भी पार्टी होगी, तो उसके लिए हम जो विचार अपने अंदर से देंगे, चलो इस पार्टी के कार्यकाल में लोगों को रोजगार अच्छा मिला, इस पार्टी के कार्यकाल में इक्वेलिटी की बात की गई, भेदभाव नहीं किया गया, इस पार्टी के काल में मतलब जो है जस्टिस बहुत तेज मिला, लोगों को न्याय बहुत तेज मिला, जुडिशरी बहुत तेज काम की। तो ये सारी जो बातें आएंगी ना, ये आपके आइडियाज से आएंगी, आपके विचार से आएंगी। कैसे आएंगी? जब हमें राजनीतिक सिद्धांत का जानकारी होगी। कह रहा जब हम दूसरे से बहस करते हैं, तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं। होता है, देखिए ये लाइन जो है ना, ये आम जीवन में बहुत उपयोग होती है। जैसे यहाँ पे वनली लिखा ना, वनली व्हेन वी यू आर विथ अदर्स आर्ग्यू होगा, वी रियलाइज टू नीड डिफेंड मेक द सीक टू आवर रीजन एंड आर्ग्यूमेंट्स। जब आप किसी से बातचीत करते हो, अपने विचार रखते हो, तो हमेशा अपने विचारों को विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हो। होता है, क्यों? जब बहस करते हो ना, तो आपके पास विचार आपके कैसे सेफ रहेंगे? जब आपके पास जानकारी होगी। आप किसी मुद्दे पे डिबेट कर रहे हो, बिना जानकारी के कर रहे हो, तब तो आपके विचार नहीं बच पाएंगे, आपके जो थॉट्स हैं वो बेकार चले जाएंगे। आप फ्री का ज्ञान देंगे, लोग डांट देंगे, कहेंगे जब जानकारी नहीं, पढ़ा लिखा नहीं तो चुप हो जा, क्यों बहस कर रहा है? लेकिन आप अगर उस पे पढ़े होंगे, आपके पास जानकारी होगी, आपके पास नॉलेज होगा, तो आपके अंदर डिबेट करने की क्षमता रहेगी। देखिए होता क्या है ना, एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जब पानी कम होता है ना किसी बर्तन में, मटके में, तो उसमें से आवाज आती है। वो हर बात पे आप ही होंगे, स्कूल कॉलेज में होंगे, तो जब लोग जिनके पास नॉलेज कम होती है, अगर कोई क्वेश्चन आता होगा तुरंत हाथ उठाते होंगे, वो नहीं देखेंगे कि क्या है। और जिसके पास नॉलेज होगी वो थोड़ा गंभीर होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो जब उनसे डिबेट होगी तो वो एकदम अच्छे से डिबेट करेंगे। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत आपको पढ़ाया जाता है कि आप सही गलत जो भावनाएं आपके हैं उसको तो बाहर लाइए। वो अनुचित उचित होना न होना वो अलग मैटर है, पहले अपने नॉलेज को तो बाहर लाइए। तो ये नॉलेज कैसे बाहर आएगी? जब हमें उसके वर्ड्स पता होंगे, फ्रीडम पता होगी, इक्वालिटी पता होगी, जस्टिस पता होगी। कह रहा इसके लिए तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आप कोई डिबेट मम्मी या पापा से करते हैं ना, तो उसमें तमाम लॉजिक समझाते रहते हैं मम्मी को अपने पक्ष में करने के लिए। पापा से डिबेट करते हैं तो पापा को अपने पक्ष में करने के लिए खूब लॉजिक अच्छी अच्छी देंगे। तो यानी अगर आपके पास मतलब तर्क देने की क्षमता होगी तभी तो देंगे। लेकिन आप घर में तर्क अच्छा दे लेते हो क्या? राजनीति जाके समाज में तर्क दे लेते हो? आपका रोड खराब होता है क्या? आप मतलब उसके लिए बात करते हो? तो यही सारी चीजें हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय, देखिए यहाँ पे लिखा है, राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। कह रहा पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोज अस टू systematic thinking, justice or equality so that we can polish our opinions and argue in an informed and manner and fake for the sake of common interest। तो जो चीजें हैं, कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर विचार, यानी राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं, ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सके और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सके। मतलब अच्छे ज्ञान के साथ, उसके लॉजिक हो, उसके आगे पीछे हम सोच के डिबेट कर सके, ये हमें राजनीतिक सिद्धांत बताता है।
कि क्योंकि देखिए गवर्नमेंट चलती कैसे है, आप ही के पैसे से चलती है, क्योंकि आप डेमोक्रेसी में जीते हो, आप टैक्स पेमेंट करते हो। अगर रोड नहीं बन रहा है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, या तो गवर्नमेंट करप्ट है या तो कोई वजह हो सकती है। तो उसके लिए आप कैसे तर्क करेंगे? आपके पास जानकारी रहेगी तभी तो जाएंगे आरटीआई दायर करने। हम कह रहे मान लीजिए रोड बीच में रुक गई तो आपको उसकी जानकारी चाहिए, आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप आरटीआई दायर करेंगे। तो आपको पता तो हो कि आरटीआई है क्या, आपके अधिकार क्या है, क्या हम रोड के लिए सूचना मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते, ये आपको पता होना चाहिए। कौन बताएगा? राजनीतिक सिद्धांत बताएगा। तो ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सके और सार्वजनिक हित में, क्योंकि रोड जो है सार्वजनिक हित में है। रोड अच्छे होंगे तो लोगों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा, लोगों की यातायात की सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी। कह रहा तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। तो ये सारी बातें जो होती है ना, आपको कौन सिखाएगा? पॉलिटिकल थ्योरी सिखाएगी। तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। बात क्लियर है? आप एक छात्र के अगर देखें, छात्र की हैसियत से, तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना आपके जीवन को बहुत आगे ले जाएगी। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है कि ये किसी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी एक मतलब जिस क्लास में पढ़ाई जा रही है उसी के लिए है, नहीं, ये हर किसी के लिए है। ये आपके सोचने समझने तर्क वितर्क करने अच्छे से बात करने के भी तरीके, क्योंकि जब आप समानता पे अलग अलग थिंकर्स को पढ़ोगे ना, समानता पे अलग अलग थिंकर्स को जब पढ़ोगे, फ्रीडम पे अलग अलग थिंकर्स को पढ़ोगे, तो लोगों उस वहां से आपको तमाम विचार अंदर आएंगे। तो आप किसी से डिबेट करोगे ना तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पे आप अच्छे से बात कर सकोगे। ये सारी बातें कौन सिखाता है? हमें हमें राजनीतिक सिद्धांत सिखाता है। तो ये रहा आपका राजनीतिक सिद्धांत। तो आज आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में, इसमें एक थिंकर्स का नाम देता है प्लेटो, सुकरात, उनकी बात किया है, जिसको आप कहते हो सोक्रेटिस इंग्लिश वाले। तो इसकी हम पूरी एकदम चर्चा करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि प्लेटो पे एक सेपरेट वीडियो अलग से लाए, क्योंकि प्लेटो जो आपकी बुक में दिया है, थोड़ा बहुत दिया है, इसको भी हम समझाएंगे। थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो हम सोच रहे हैं आपके मतलब इस चैनल पे लाने के लिए। प्लेटो थोड़ा आप जान जाइए, क्योंकि प्लेटो ना भले वो ठीक है, उस कल्पना मतलब लोग कहते हैं कि उस कल्पना में जीता था, कल्पना काल्पनिक बातें करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बहुत कुछ जो चीजें ना, जो जस्टिस की बात उसने की है, बहुत अच्छी की है, कि वही गवर्नमेंट आपके लिए अच्छी है जो तुरंत जस्टिस करे, न्याय करे। तो इस पे मैं चाह रहा हूँ सेपरेट वीडियो लाऊंगा। और ये आपका चैप्टर 1 हो गया राजनीतिक सिद्धांत कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्लेटो के साथ, और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा आपका चैप्टर 2। और चैप्टर 2 क्या है? आपकी स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।